कुछ दिन पहले मैं इसी सभागार में आया था। G20 के आयोजन को लेकर के कश्मीर यूनिवर्सिटी ने एक Y20 समिट यहाँ किया था। मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ कि आप में से अधिकांश लोग यहीं के रहने वाले हैं। लंबे समय बाद या मैं कहूँ कि पहली बार जम्मू कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय इवेंट के आयोजन का अवसर मिला और जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके इस आयोजन में हृदय से सहयोग किया, जिसके कारण आयोजन बहुत सफल रहा। उसकी चर्चा पूरे देश में, और देश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी हो रही है। वैसे तो ये टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग थी और जो असली बैठक है वो गोवा में होगी, जिसमें मिनिस्टर्स रहेंगे G20 कंट्रीज के। इसके पहले 2 बैठकें और हुई थीं। उन दोनों बैठकों से ज़्यादा चर्चा श्रीनगर के बैठक की रही, और अगर मैं भागीदारी या पार्टिसिपेशन की बात करूं तो भागीदारी भी सबसे ज़्यादा श्रीनगर में ही हुई। मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर साहिबा, इस यूनिवर्सिटी के सभी फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। इन लोगों ने भी एक ज़मीन तैयार की, जिसके कारण जम्मू कश्मीर के निवासियों ने, यहाँ प्रशासन तो लगा ही था, आम नागरिक उसके दिल की इच्छा थी कि आयोजन सफलतापूर्वक हो, और इसके कारण ये हो सका। ये अब उस आयोजन के बाद की घटनाओं का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। कल वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया। 2001 में यूनाइटेड नेशन ने तय किया, और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत सरकार ने फैसला किया कि यह आयोजन श्रीनगर में करेंगे। 16 राज्यों के मंत्री कल से यहाँ हैं। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री दोनों, वो भी कल से यहाँ हैं। और आज मैं आप सब देख रहे हैं कि भारत सरकार ने ये आयोजन श्रीनगर में किया है। तो मैं समझता हूँ कि जब हम इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, सफलतापूर्वक करते हैं, तो लोगों का विश्वास बढ़ता है, और उस विश्वास को कायम करने में आप सबके कारण हम सबको सफलता मिली है। ये मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अभियान पर नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने इस परामर्श बैठक का आयोजन श्रीनगर में किया है, कश्मीर विश्वविद्यालय के इस सभागार में किया है। मैं मानता हूं कि आयोजन भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के संकल्प हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया पर भी विचार मंथन, और हमारे देश की प्राचीनतम और समृद्ध चिकित्सा परंपरा के साथ आधुनिक विधियों के आदान प्रदान का मंच प्रदान करेगी। यहाँ जो स्थानीय हमारे लोग हैं या बाहर से आए हैं इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के हेल्थ प्रोफेशनल्स, इस मंथन से तालमेल और सहयोग के नए अध्याय की भी शुरुआत करेंगे। मैं आप सभी का देश के मुकुटमणि जम्मू कश्मीर में हृदय से स्वागत करता हूं, और वैद्य श्री देव पुजारी जी का हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। श्री देव पुजारी जी ने भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा संपूर्ण विश्व में आज इसकी मान्यता के संबंध में अपने विचार रखे। आप सभी को बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है मुझे कि जम्मू कश्मीर प्राचीन काल से ही भारतीय चिकित्सा पद्धति का प्रमुख केंद्र रहा है, और यहाँ पुरातन समय में भी आयुर्वेद का अस्पताल था, यूनानी अस्पताल थे, और वो विकसित अस्पताल थे। राज तरंगणी जिन लोगों ने पढ़ी है, महाकवि कल्हण ने, उसमें लिखा है, आरोग्यशाला निर्घायु लाघत्वाय रोगिणाम तेन सेना मुखी देवी भय सात्येन कारिता। राजा रणदत्या और रानी रणरंभा के समय में रोगियों के आरोग्य हेतु सुंदर आरोग्यशाला यानी अस्पताल का निर्माण किया गया था। राज तरंगणी में आगे महाकवि कल्हण ने जम्मू कश्मीर में आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तथा आयुर्वेदिक फार्मेसीज का भी जिक्र किया है।
मैं आज इस मंच से इतिहास का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ ताकि हमारी वर्तमान पीढ़ी भारतीय चिकित्सा पद्धति और जम्मू कश्मीर के प्राचीन संबंध को समझे तथा समाज को निरोग रखने में इस पद्धति के महत्व को जन जन तक पहुंचाए। अगर इतिहास में आप जाएं, आज पूरे देश में या दुनिया में नॉलेज इकॉनमी की बहुत चर्चा हो रही है। मित्रों, आप अगर इतिहास की ओर दृष्टि ले जाएंगे तो मैं केवल 2 घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूँ। जब दुनिया में कैटरेक्ट सर्जरी नहीं होती थी, तब हिंदुस्तान में कैटरेक्ट सर्जरी के, मैं कहूँ कि फाइनेस्ट इक्विपमेंट हमारे देश में थे और यहाँ किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। दुर्भाग्य हमारा यही है कि हमने डॉक्यूमेंटेशन नहीं किए। जॉन हॉपकिंस की लाइब्रेरी में आज भी वो किताब मौजूद है। आप में से अनेक लोग इस विषय को जानते हैं। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है, जिस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है, वक्त आ गया है कि फिर से हम उस दिशा में अपने कदम बढ़ाएं। मुझे लगता है कि एक और घटना का जिक्र मैं करूंगा। इग्नॉट स्टील जो हम बनाते थे इस देश में, दुनिया के किसी देश में उस तरह का स्टील नहीं बनता था। एक ऐतिहासिक घटना है, सिकंदर जब यहाँ आ रहे थे तो आने के पहले उन्होंने अपने गुप्तचरों को, जासूसों को भेजा था। जासूसों ने जा करके उनको बताया कि वहाँ मगध की सेना इस तैयारी में है कि हजारों घोड़े, हाथी पर सैनिक, पैदल तलवार लिए कई हजार लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आप युद्ध नहीं कर पाएंगे। जब सिकंदर को ये बात मालूम हुई तो सिकंदर वापस चले गए। फिर उनकी भेंट वही पोरस से होती है, पुर्राज, जिनको आप इतिहास में पुर्राज के नाम से जानते हैं। पुर्राज और सिकंदर की दोस्ती का जो सबसे बड़ा कारण था, पुर्राज ने एक ऐसी भेंट दी सिकंदर को, इग्नॉट स्टील, जो दुनिया का सबसे अच्छा स्टील भारत बनाता था और उसी से सबसे अच्छी तलवार बनती थी। फिर वो तलवार बनाकर सिकंदर आया और फिर वो युद्ध हुआ। तो हमारी जो ज्ञान की परंपरा थी, मैं समझता हूँ इसके कारण हम सोने की चिड़िया थे। सोना हमारे यहाँ कोई इतनी बड़ी माइंस नहीं हमारे पास कि सोना हम बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं। हमारा विज्ञान, हमारी जो शोध संस्थाएं थीं, जो हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस थे, उन्होंने इतना शोध किया था कि दुनिया में बेहतरीन सामान हम बनाते थे। जब दुनिया के जहाज, पानी के जहाज कहीं नहीं जा पाते थे, न्यूटन का नाम, सर आइजक न्यूटन का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना होगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट में आइजक न्यूटन भाषण दे रहे हैं कि विज्ञान ने अभी ऐसी कोई विधि नहीं बनाई है कि पानी के जहाज समुद्र में जा सके। नेविगेशन का ज्ञान नहीं है विज्ञान के पास। उस समय लॉगरिथम के आधार पर हमारे यहाँ के लोगों ने ऐसे यंत्र बनाए थे कि भारत के पानी के जहाज यहाँ से सामान लेकर के सुदूर अफ्रीका के आगे चले जाते थे। मुझे लगता है कि फिर से भारत अपनी उस गौरवशाली परंपरा की जड़ों को पहचान गया है और ख़ास तौर से वर्तमान समय में जिस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है, जो महत्व भारत का और भारतवासियों का पूरी दुनिया में बढ़ा है, मैं यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में वो स्थिति भारत फिर पैदा कर सकता है। बड़ी सामान्य सी बात है कि अगर हम जड़ को पकड़ लें तो शिखर तक पहुँचने की गुंजाइश निश्चित रूप से बढ़ जाती है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में प्रोफेशनल्स की रजिस्ट्री तथा फैसिलिटी की रजिस्ट्री और सभी चिकित्सा की विधियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए पारंपरिक पद्धति को जड़ों को समझना ये बड़ा आवश्यक हो गया है। आप सब जानते हैं, कोविड महामारी के दौरान पूरी दुनिया ने रोकथाम के मामले में भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा योग के महत्व को बखूबी पहचाना, सराहा। एक पुरानी धारणा जो लोगों के मन में थी, साहब यह तो जड़ी बूटी है या फिर यह तो व्यायाम है, ऐसी धारणा को काफ़ी हद तक दूर करने में हमें सफलता मिली है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे विश्व ने इस बात को पहचानना शुरू कर दिया है, स्वीकार करना शुरू कर दिया है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति न सिर्फ विश्व बंधुत्व का संदेश देती है, बल्कि नागरिकों के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए भी समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है।
प्रयोजनम च स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्न च। समाज में जो लोग स्वस्थ हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना और दूसरे जो लोग किसी रोग से ग्रसित हैं उनका निवारण करना, इस भावना के साथ भारतीय चिकित्सा पद्धति काम करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से दुनिया को न सिर्फ भारतीय चिकित्सा पद्धति के महत्व का एहसास हो रहा है, बल्कि इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं भी काफ़ी बढ़ रही हैं। अभी प्रोफेसर देव पुजारी जी ने बताया है, मैं समझता हूं कि आपने इसको ध्यान से सुना होगा, और मैं मानता हूं कि अब समय आ गया है कि हम भारतीय चिकित्सा पद्धति और विश्व को जोड़ें। समाज और आयुर्वेद में तथा यूनानी पद्धति में एकत्व का भाव पैदा करें और हील बाय इंडिया के अभियान के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर निरोग विश्व की कल्पना को साकार करें। अभी G20 के पहले जो प्रधानमंत्री जी ने बात कही, वन अर्थ वन हेल्थ, इसके विजन का परिणाम है कि आज बड़े से बड़े मेडिकल एक्सपर्ट, साइंटिस्ट इस बात को स्वीकार करने लगे हैं। साहब, पूरी दुनिया में सिर्फ एक तरह का मेडिकल साइंस नहीं है, बल्कि 3000 साल पुरानी भारतीय चिकित्सा पद्धति की 6 पद्धतियाँ हेल्थ सिस्टम की सबसे वैज्ञानिक, सबसे साइंटिफिक और प्राचीनतम सिस्टम है। चूँकि आज यहाँ सभी सम्मानित हेल्थ एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स एकत्रित हैं और जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 2 महत्वपूर्ण कंपोनेंट, हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री तथा हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्री के इम्प्लीमेंटेशन पर भी चर्चा आप करने वाले हैं, इसलिए मैं छोटे छोटे 2-3 आग्रह करूंगा। साथियों, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो समृद्ध और विविध ज्ञान प्रणाली है, उसका सरल भाषा में लिपिबद्ध होना बड़ा आवश्यक है, ताकि नई पीढ़ी के लोग उन्हें समझ सकें और उनका प्रचार प्रसार कर सकें। क्योंकि सामान्य रूप से संस्कृत में या फारसी में या उर्दू में जो बातें लिखी हैं कम लोग पढ़ पाते। मुझे लगता है कि अब ये दायित्व आपके कंधों पर है कि इनका अनुवाद किया जाए, ताकि सामान्य व्यक्ति भी उसे समझ सके। मुख्य धारा से जुड़े लोग इसके लिए भी प्रयास करने की आवश्यकता है। और एक और आग्रह मैं करूंगा, हर्ब्स तथा मेडिसिनल प्लांट्स को हम नहीं ढूंढ पा रहे या उन तक पहुंच नहीं हो पा रही। इसके पीछे का कारण है कि वर्तमान में आयुर्वेद, यूनानी में अभी भी जनता के साइंस का हिस्सा, शेयर ऑफ पीपुल साइंस, बहुत कम है। उसके पीछे कई कारण हैं और देश की हमारा देश इतना विशाल है, विविधता और मेडिसिनल हर्ब्स की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता, सही मायने में आधुनिक विश्व की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा भारतवर्ष को ग्लोबल मेडिकल टूरिज्म तथा मेडिकल वैल्यू का हब हम बना सकते हैं, जब जनता के साइंस द्वारा पारंपरिक चिकित्सा उद्योग को मजबूत किया जा सकेगा। कुछ महीने पहले अखबार में एक खबर मैंने पढ़ी, छत्तीसगढ़ के कुछ आदिवासी समुदाय के लोगों ने लगभग 400 ऐसी हर्ब्स का इस्तेमाल वो करते हैं जिनके बारे में देश के ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, और ऐसी अनेक पद्धतियाँ हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी कम है। कुछ साल पहले मैंने एक अमेरिकन डॉक्टर का एक लेख पढ़ा था, आर्टिकल पढ़ा था, और उन्होंने लिखा था, हाउ आयुर्वेदा चेंज माई लाइफ। और अभी कुछ दिन पहले एक अमेरिकन बिजनेस वुमेन हिलेरी का एक बहुत भावुक आर्टिकल आप में से अनेक लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि आयुर्वेद ने न सिर्फ उनके जीवन में बदलाव लाया, बल्कि उनके जानने वाले अनेक लोगों के जीवन को भी बदल दिया। उन्होंने अपनी कहानी इसलिए लिखी थी ताकि अन्य लोग अपने जीवन में स्वास्थ्य और संतुलन दोनों पा सकें। ये सच्ची घटनाएं इस बात का उदाहरण है कि हमारे पास चिकित्सा विज्ञान की सर्वोत्कृष्ट संपदा है, जो न सिर्फ मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देगी, बल्कि भारतीय चिकित्सा पद्धति के हमारे अपने प्रोफेशनल्स विदेशों में भी जाकर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर सकेंगे और हील बाय इंडिया के संकल्प को साकार कर सकेंगे। मैं अपना व्यक्तिगत एक अनुभव बताता। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और छात्र संघ स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव आ गया, मुझे जॉन्डिस हो गई।
मैंने लापरवाही की। 4-5 दिन के बाद मैं फिर चलने लगा। मैं लगा कि मैं ठीक हो गया हूँ। फिर जॉन्डिस रिलैप्स कर गई और इतनी सीवियर हो गई कि मुझे वाइस चांसलर साहब ने मेडिकल बोर्ड बनाया और कहा कि अब 1 महीना आप जा नहीं सकते। और 13 दिन बाद चुनाव था, मैं उम्मीदवार था। तो उस समय एक प्रोफेसर थे आयुर्वेद के, प्रोफेसर GN चतुर्वेदी। मुझे किसी ने कहा कि आप उनसे संपर्क करिए। मैंने उनसे संपर्क किया और उन्होंने मुझे काढ़ा दिया। उसका नाम मुझे आज भी याद है, फल त्रिकादि कसार। और उन्होंने कहा कि 5 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। चौथे दिन ही मैं ठीक हो गया और उसके बाद मैं अपने इलाके का डॉक्टर बन गया। मैं जिसको जॉन्डिस होती थी मैं लिख के फल त्रिकादि कसाय दे देता था और बहुत से लोग कहे साहब सबसे अच्छे डॉक्टर आप ही हो गए। तो वो काम आप मत करिएगा, हम लोग अनजान लोग हैं। अखनूर जम्मू कश्मीर में भी भारतीय चिकित्सा पद्धति को मजबूत करने के लिए अनेक प्रयास हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने किया है। अखनूर जम्मू में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज तथा हॉस्पिटल शुरू किया गया है। DMS के लिए उसमें 35 विद्यार्थियों की कैपेसिटी भी डेवलप की गई है। एक गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल गांदरबल में बनाया गया है, जो इलाज के अलावा प्रतिवर्ष 60 डॉक्टर्स भी तैयार करेगा। प्राइमरी लेवल पर 442 आयुष डिस्पेंसरी को अपग्रेड करके आयुष हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में भी बदला गया है। 129 हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर अगले साल मार्च तक ऑपरेशनल हो जाएंगे। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत 17 नए आयुष डिस्पेंसरी ऑपरेशनल किए गए हैं और इस वर्ष के अंत तक 17 अन्य डिस्पेंसरी स्थापित कर दी जाएगी। मार्च 2020 से लेकर कोविड की दूसरी लहर के पश्चात जम्मू कश्मीर की लगभग आधी आबादी को आयुष इम्यूनिटी बूस्टर और सपोर्ट मेडिसिन मुहैया कराई गई थी और रोकथाम के साथ साथ पोस्ट क्लिनिकल मैनेजमेंट का अभियान भी चलाया गया था। इससे स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में यूनियन टेरिटरी में भी एक नई क्रांति आई है। मित्रों, जम्मू कश्मीर देश का मुकुटमणि होने के साथ टूरिज्म की दृष्टि से भी अतुल्य भारत का ताज है। टूरिज्म सेक्टर में जम्मू कश्मीर ने अनगिनत सफलताएं हासिल की हैं। आप में से अनेक लोगों को मालूम है कि पिछले वर्ष रिकॉर्ड 1,88,00,000 टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आए थे। मैंने अभी जिक्र किया G20 मीटिंग का। जम्मू और कश्मीर दोनों संभाग में पर्यटन स्थल तेजी से ग्लोबल टूरिज्म मैप पर अपनी जगह बना रहे हैं। अब हमारी दृष्टि इस पर होनी चाहिए कि टूरिज्म के साथ साथ जम्मू कश्मीर माननीय प्रधानमंत्री जी के हील इन इंडिया अभियान में बढ़ चढ़ कर योगदान दे और इसके लिए आयुष मंत्रालय तथा जम्मू कश्मीर का हेल्थ डिपार्टमेंट मिलकर के काम करे और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का अभियान जो शुरू किया है इसे और हम आगे बढ़ावें। कुलगाम, कठुआ, कुपवाड़ा, किश्तवाड़ तथा सांबा यानी 5 जिलों में 50 बेड वाले इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल की स्थापना की जा रही है। जल्द से इस काम को हमें पूरा करना चाहिए। इसके अलावा 6 स्पेशलाइज्ड आयुष वेलनेस सेंटर पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पटनीटॉप, कटरा तथा जम्मू एवं श्रीनगर के गोल्फ कोर्स में भी हम बना रहे हैं। इनमें से 3 सेंटर्स पहलगाम एवं गोल्फ कोर्स जम्मू तथा श्रीनगर के सेंटर्स ऑपरेशनल हो चुके हैं। बाकी 3 सेंटर्स भी जल्द ऑपरेशनल हो जाएंगे और मुझे लगता है कि मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने की नई कोशिश अब हमें शुरू करनी चाहिए। मैं एक और महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पतंजलि की योग प्रणाली और आयुर्वेद दोनों एक साथ विकसित हुए और आयुर्वेद की धारणा भी योग जैसी ही है। रोग का दमन नहीं करना है बल्कि उसे बाहर निकाल फेंकना है और शरीर की आंतरिक ऊर्जा को समस्वर में लाना है। अनेक प्राचीन ग्रंथों में इस बात की चर्चा भी की गई है। भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति ध्वनि को अस्तित्व का आधारभूत तत्व मानती है और साइंटिस्ट विद्युत को आधारभूत तत्व मानते हैं। ध्वनि का रूपांतरण ही ऊर्जा एनर्जी है। इसलिए हमारी चिकित्सा पद्धति और योग में लय पर यानी शरीर के भीतर सामंजस्य पर बल दिया जाता है। योग और आयुष सेंटर्स
के द्वारा हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हजारों साल पुराने भारत के इस गौरवमयी चिकित्सा विज्ञान का विजन और उसका लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। मित्रों, जम्मू कश्मीर को आयुष तथा हील इन इंडिया के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए हमें भविष्य की योजनाओं पर अब काम करने की आवश्यकता है, जिससे यूनियन टेरिटरी का न सिर्फ मेडिकल टूरिज्म सेक्टर मजबूत होगा बल्कि हेल्थ केयर सेक्टर में बिजनेस और रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। मैं इतनी ही बात कहता हुआ यहाँ उपस्थित सभी लोगों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हुआ मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।